तो स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का साइंस का सेट देखेंगे, सेट 4 देखेंगे, है ना। साइंस का सेट 4 देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से देता है आप लोग के लिए। यह सेट 10 सेट आप लोग कराया जाएगा। आप लोग यह पूरा 10 सेट आप लोग देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और साथ ही एग्ज़ाम के लाइव क्लास भी कराया जाएगा, उसमें से पूरा क्वेश्चन जुटेगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं होंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा, साथ ही व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाइएगा। सूचनाएं व्हाट्सएप चैनल में पहुंचाया जाता है अधिक जल्दी, है ना। क्या है देखते हैं। सामान्य निर्देश के लिए सेट 2 को देखने बोल रहा है। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प को चुनें। क्या है पहला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो यह होती है आधी होती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। वस्तु की स्थिति होगी सी पर, है ना। तीसरा क्या है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है अवतल दर्पण का, है ना। चलिए देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या है। 4 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो क्या है, दोनों अवतल होगी, दोनों अवतल, है ना। 5 क्या है, लेंस की क्षमता के सहाय मात्रक है डायोप्टर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। क्या है 6 नंबर, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। किस भाग पर किसी का प्रतिबिंब बनाते हैं। किस भाग पर, दृष्टिपटल, है ना। दृष्टिपटल रेटिना बोल सकते हैं। 7 नंबर क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन, पुतली करती है ना। 8 नंबर क्या है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल से, है ना। चलिए देखते हम आगे की ओर चलते हैं। क्या 9 नंबर, विभवांतर का सहायक मात्रक क्या है, वोल्ट है। 10 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में संयोजित किया गया है, कौन, वोल्टमीटर, है ना। 11 नंबर क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए देखते हैं हम आगे देखते हैं क्या है। 12 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। क्या हो जाएगी, ऊपरमुखी, है ना, ऊपरमुखी। 13 नंबर क्या है, 2H2 + O2 एरो 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो क्या 14 नंबर देखते हैं, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे देखते हैं क्या है। 15 नंबर, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो कौन, HCl, है ना, HCl। 16 क्या है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। बोल, तो कौन सा, एंटीसिड, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। 17 नंबर, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल। 18 नंबर, सीसा एवं
टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीना के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं ना। 19 नंबर का एक धातु जिसमें चमक होती है, एक धातु जिसमें चमक होती है, किसमें? आयोडीन में। 20 नंबर क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है। किस नंबर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह है, तो क्या है? सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। 22 नंबर, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 23 नंबर क्या? पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। 24 क्या है? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो यह है 2 है ना, 2 कक्षी। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे को चलते हैं। 25 नंबर के हम कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन करता है? इंसुलिन करता है ना। 26 क्या है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीट्यूस, यानी कि पीयूष ग्रंथि, है ना। 27 नंबर क्या है? एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन द्वारा, है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। क्या है 28 नंबर? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? फ्लैपियन नलिका में, फ्लैपियन ट्यूब बोल सकते हैं, नलिका बोल सकते हैं। 29 नंबर क्या? एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? तो कौन सा? एक्स और वाई, एक्स वाई, है ना। पुरुष में अलग अलग और महिला में दोनों एक ही, एक सेक्स। 30 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कौन सा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चलते हैं हम लोग। खंड ख, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देने बोला है ना। तो क्या है 31 नंबर? उत्तल लेंस में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा, तो कैसा किरण आरेख बनेगा? उसको बन रहा है, देखिए किस प्रकार किरण आरेख बनेगा। यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके देख लीजिए, इस टाइप का आप लोगों का किरण आरेख बनेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे बहुत कोई नहीं, और जुड़े रहेंगे तो आपको अपलोड के साथ वहाँ पे चला जाएगा ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। जब ये वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप लोगों के पास चला जाएगा, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। बताइए, रेटिना से जुड़े 2 तंतु के नाम लिखे। रेटिना से जुड़े 2 तंतु के नाम लिखे। क्षणनुमा और शंकुनुमा, क्षणनुमा शंकुनुमा। 33 नंबर क्या है? ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ है? एक एक उदाहरण दे, एक एक उदाहरण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे N2+O2 क्या हो जाएगा? 2NO डैश 43.2 केल्विन सेल्सियस, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 एरो के CO2 प्लस 94.45 केल्विन सेल्सियस, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है आगे।
34 नंबर क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? अम्लीय क्यों होता है? अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता, अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता, है ना। 35 क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मानव के मुख में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती है, इसमें उत्पन्न होने वाला लार रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टैलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से व्यवहार आहार नाल से अन्य भागों में पाचित होता है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। क्या 36 में प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के क्या अंतर है? क्या अंतर देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रित नहीं रहता है। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। 37 क्या है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? किस प्रकार, चलिए देखते हो। बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाए जाने वाले लैंगिक अलैंगिक जनन की विधि, इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणुधारिणी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, वहाँ वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणु के नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे साइजोपस, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है 38 नंबर, जैविक आवर्धन क्या है? जैविक आवर्धन क्या है? यह पारतंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा, है ना। जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर के वश्य ऊतकों में संचलित होते रहते हैं। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः यह रसायन मनुष्य के शरीर में अत्वरित रूप से पहुंचाते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वश्य ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रता बढ़ता रहता है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारतंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, भोजन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार प्रभावित करता है? ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका गुणसूत्र अणुसूत्र C3 है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाती है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन का अणु बना देता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे C2 पराबैंगनी ने तो टूट के C+C परमाणु युक्त ऑक्सीजन, है ना। देखिए यहाँ पे भी C+O2, तो यहाँ पे CO2, ये ओजोन हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ओजोन सूर्य के पृथ्वी तक आने वाले घातक
पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्र के लिए सुरक्षा क्षति का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती है। यह पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देती है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। खंड ग है अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दे है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। 39 नंबर, 7 सेंटीमीटर आकार के कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 17 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने वाला है। चलिए देखते हैं, हम आगे थोड़ा कर लीजिए इसको, है ना। क्या यहाँ U इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, H1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और F इक्वल टू -18 सेंटीमीटर है। तो भी निकालना है, रेस टू निकालना है। तो दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, है ना। तो इसको हम लोग पलट देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। और इसमें हम लोग मान बैठाएंगे तो 1/V इक्वल टू 1/18 माइनस 1/-27 है ना, बराबर क्या आ जाएगा 1/-18 प्लस 1/-27 बराबर का -3 प्लस 2/54। तो क्या हो जाएगा -1/54, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो M इक्वल टू -V/U, तो इक्वल टू माइनस यहाँ दिया हुआ है तो इस कटिंग हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो माइनस यहाँ बचेगा, तो 27 दूना 54 हो जाएगा, है ना। 27 दूना 54 -2। तो पुनः M इक्वल टू H2 माइनस H2/H1, तो बराबर क्या जाएगा -2, तो बराबर क्या हो जाएगा H2/7, है ना। तो H2 इक्वल टू -2 × 7, तो -14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक क्या हो जाएगा, वास्तविक के उल्टा आकार क्या जाएगा 14 सेंटीमीटर वस्तु से बड़ा, है ना। चलिए देखते हम आगे। 40 नंबर, अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। तो चूंकि n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे के वेग का अनुपात 2.42 है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। यह रंग नीला होता है। सूर्य प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का परिकिरण होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का परिकिरण सबसे कम और नीला रंग कम तरंगदैर्घ्य का परिकिरण सबसे अधिक होता है। रंग के परिकिरण में नीले रंग अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। चलिए देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो क्या क्या चलिए देखते हैं। पहला क्या, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग। तो किस प्रकार, CaCO3 एरो ऊष्मा CaO प्लस CO2। दूसरा क्या, ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग होता है। तो 2AgCl प्रकाश ऊर्जा 2Ag
प्लस Cl2। तीसरा क्या है, ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग, ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग 2H2O, विद्युत अपघटन 2H2O प्लस O2, है ना। क्या है 43 नंबर, अम्ल वर्षा क्या है, अश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वो वर्षा जल होता है ना। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो तो हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है ना, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अश्वित जल में H प्लस आयन अलग नहीं होता है, वर्षा जल में अम्लीय तथा अन्य अशुद्ध उपस्थिति होती है। आयनों की उपस्थिति में, आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा तथा वर्षा जल विद्युत का चालन करता है ना। चलिए देखते हैं आगे 44 में, 44 का एक है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिक गलनांक क्यों उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च कथनांक कुछ होता है क्योंकि मौजूद अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखे, आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखे। पहला क्या, यह प्रायः खदार, ठोस एवं थोड़े ठोस है क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मौजूद आकर्षण बल होता है ना। दूसरा क्या है, इसके गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं। तीसरा क्या, यह प्रायः जल से घुलनशील तथा कार्बन घोल को किरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में अघुलनशील होते हैं, है ना। चौथा क्या है, ठोस अवस्था में यह विद्युत के चालन नहीं करते हैं। क्या ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन नहीं करता, कौन, यह आयनिक यौगिक का गुणधर्म था, तो आयनिक ही है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं 45 नंबर, तो एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार के जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती रही है। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या समन्वय के कार्य करते हैं। अतः जीवित रहने के लिए यह आवश्यकता है कि अभिक्रिया के दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। यह दोनों कार्य तंत्र और हार्मोनों द्वारा संपादित किया जाता है ना। चलिए देखते हैं हम आगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 46, दिए गए चित्र में ए और बी को नामांकित करें तथा बी के कोई दो कार्य लिखे। बी के कोई दो कार्य, तो क्या है, ए और बी का नामांकित चित्र करना है। तो चित्र में अंडाशय है, ए क्या है, अंडाशय है, और बी क्या है, ये अंडाशय है। बी क्या है, डिम्बवाहिनी यानी कि फिलिपियन नलिका है ना। तो हम लोग को बी के बारे में कोई दो कार्य लिखना है। तो क्या है इसका, देखते हैं हम लोग। डिम्बवाहिनी का पहला क्या, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना। दूसरा क्या है, निषेचन में सहायक होना, है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है। खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे। 47 का क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह के रुकावट डालता है। इसका SI मात्रा कौन है,
किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है ना। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक की लंबाई। दूसरा क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा क्या है, उसके पदार्थ की प्रकृति, है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। बी नंबर क्या है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों के लिए के प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला क्या है 4 ओम, दूसरा क्या है 1 ओम और तीसरा 11 ओम है ना। इस प्रकार संयोजित करना है। तो पहले देखते हैं, पहला 3 तथा 6 के प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम में जोड़े। तो पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे तो पाठ्यक्रम का ये फार्मूला है, तो 2 था तो इसलिए हम लोग 2 का यूज किए थे ना। तो R3 कर सकते हैं, R4 भी कर सकते हैं, है ना। तो 1+1/3 प्लस 1/6 बराबर 2/2 प्लस 1/6। तो 3/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। अब इस प्रकार प्राप्त 2 को 2 से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 को 2 से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अतः समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम है। तो तीनों प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम में जोड़ने पर तो 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/3 1 प्लस 1/6। तो 3 2 1/6 तो 6/6। तो RP इक्वल टू 6/6 बराबर 1 ओम, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पहले क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 2 + 3 + 6। तो क्या आ जाएगा, 11 ओम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है 48 नंबर। विद्युत चुम्बक क्या है, एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करते चलिए देखते हैं। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, है ना। पर कर लेते हैं। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव से की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाती है ना। जैसे कि हम देख लीजिए यहाँ पे बताया हुआ है ना। इस प्रकार आप लोगों को अगर दिखा दिएगा चित्र के साथ तो अच्छा, आप लोग के लिए अच्छा होगा और अच्छा तरीका से मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भूसंपर्क तार क्या कार्य करता है। भूसंपर्क तार क्या कार्य करते हैं। धातु सारधि को भूसंपर्क करना क्यों आवश्यक है। भूसंपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। धातु के सादृश्य तंत्र को भूसंपर्क करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग 0 प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 39 नंबर। पारा के एक मुख्य आयस का नाम सूत्र लिखे। इस आयस के कोई किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। पारा विद्युत का उसके आयस को
नष्ट में प्रयुक्त समीकरण को लिखे, है ना। आयस सीने बाहर, तो सूत्र क्या है, HGS, है ना। इस आयस को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष का समीकरण, निष्कर्षण समीकरण 2Hg प्लस 3O2 उष्मा 2HgO प्लस 2SO2, है ना। तो 2HgO और उष्मा 2Hg प्लस O2, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है 50 नंबर। संकलन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रत्येक का एक उदाहरण दे, प्रत्येक एक उदाहरण दे। संकलन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक द्विबंध या त्रिबंध में प्रतिकारकों का योग होता है जिसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे C2H4 प्लस H2, तो इधर हो जाएगा Na200 473 डिग्री केल्विन, है ना। C2H6 इथीन, और इधर हो जाएगा एथेन, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या आगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक के परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि देखिए CH4 प्लस Cl2, है ना। सूर्य के प्रकाश CH3 Cl प्लस HCl है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हाइड्रोजनिक क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग लिखिए। इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। यह किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। H सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H प्लस 2H2 Ni/H2 बट्टे एरम क्या है 473 केल्विन, है ना। CH3 है ना। तो इधर क्या नाम हो जाएगा, इथाइन, और इधर का इथेन, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ क्या है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल के संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने वाले उद्योगों में होता है ना। खाद्य तेल प्लस H2 Ni/H वनस्पति घी, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। मिशेल क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होता है। तो क्या मिशेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों में एक रूप धारण कर लेता है जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग अंतरित हिस्सों में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संचरण को मिशेल कहते हैं ना, मिशेल कहते हैं। साबुन के अणु के दो मुख्य भाग है, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी भाग। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने अवशिष्ट भाग के कारण जलरागी भाग बाहर जल की ओर होता है। इस प्रकार मिशेल बनते हैं। एथेनॉल एक ध्रुवीय विलायक है अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिशेल नहीं बनेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यह क्या है, इसको देख लीजिए आप लोग। क्या है, मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार
तंत्र का चित्र बनाइएगा। इसी प्रकार बनाइएगा तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। यह 5 मार्क्स का रहता है, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स का रहता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को, चलते हैं हम लोग। बी नंबर क्या है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। कैसे होता है, मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाला विकसित परिणाम है, अतः साधारण विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़े के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाला रक्त एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह ऑक्सीजन को स्थान तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कुपिकाओं में छोड़ता है। फेफड़े के पिचकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाती है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो फेफड़े से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्षों में पहुंच जाती है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, एरो क्या आ जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं में, है ना। आगे हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन रक्त कण, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या है, प्रभाव लक्षण से आप क्या समझते हैं। संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। बी नंबर क्या है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। तो मेंडल के प्रयोग से यह पता चला है कि यदि 2 परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरे पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर, जो था आप लोगों का लक्षण क्या मेंडल के प्रयोग वाला, है ना, कैसे पता चला उसको आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या है, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, है ना। तो टी लंबा पौधा है और छोटा टी बौना पौधा है। तो F1 पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी में लंबा और बौना का गुण मिलता है, और F2 पीढ़ी में भी लंबा पौधा का गुण मिला, F3 में भी, F4 में भी उसी प्रकार है। तो सभी लंबे पौधे यहाँ संकर लंबे पौधे के भीतर बौनेपन के लक्षण टी अप्रभावित होते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्या है सी नंबर, जीन प्रवाह तथा जीन पूल को समझाए। जीन प्रवाह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के घटनाएं सम्मिलित होते हैं, जैसे परागकणों का दूर तक छोड़कर जाना, मनुष्य का दूसरे देशों में जाना, है ना। जीन पूल किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्य जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है जीन पूल कहलाती है ना। चलिए हम लोग, ये आप लोगों का क्लास 10th का PYQ बोलिए, PYQ साइंस का सेट 4, क्या सेट 4 जो कि आप लोग साइंस का सेट था, यह ख़त्म हो गया, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।